अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के अंदर 221 की अक्सरियत से 30 से जायद बिल जो हैं वो पास हुए हैं। जो अपोजिशन की तादाद थी वो 203 रही और इस जो तौर तरीका था पास करने का उसके ऊपर इख्तिलाफात सामने आए हैं। क्या थे इख्तिलाफात, आइए आपको दिखाते हैं। 1973 के रूल 10 के मुताबिक अगर हुकूमत 222 वोट्स प्रोड्यूस नहीं करते तो वो कानून इस हाउस से मंजूर नहीं है। जो ऑब्जेक्शन है आपका, काइंडली इसमें आप पढ़ें। आर्टिकल 72 सब आर्टिकल 4 ही कहता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजंस एट अ जॉइंट सिटिंग shall be taken by the votes of the majority of the members present and voting। स्पीकर कौमी असेंबली जनाब असद कैसर ने हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो कबूल किया और जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने खत भी लिखा था स्पीकर को, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो भी मामलात हैं, खास तौर पे जो ईवीएम से रिलेटेड बिल है, इलेक्शन तरमीमी बिल, उसके ऊपर मुशावरत होनी चाहिए, ईवान के अंदर मुशावरत होनी चाहिए। मगर स्पीकर ने जो है कबूल नहीं किया उनकी जो दरख्वास्त है। इस तरह ये जो बिल्स हैं बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में मुश्तरका इजलास से पास हुए, जिसकी एग्जाम्पल जो है मिसाल नहीं मिलती। और नाजरीन, इस हवाले से जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने बयान किए। क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। आरटीएस रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो तो खराब हो गया था 2018 में, जिसके नतीजे में ये धांधली ज़दा हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर अब ये इविल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। अपोजिशन लीडर का हुकूमत ने जवाब कुछ यूं दिया, अगर इनको कोई समझते हैं कि इसमें कोई नक्स था तो इतना लंबा अरसा सेनेट में 90 दिन चलता रहा, वहां तो कोई बात नहीं की गई। इसलिए जनाब ये बहाना लगाया जा रहा है कि हम इसको डिले करें ताकि फिर कहा जाए अब टाइम नहीं रहा मशीनों के इस्तेमाल का। आई अर्ज यू सर दैट दिस बी रिजेक्टेड, इस पे आप वोट करवा लें और फिर हमारी मोशन जो है उसको पेश करने की मुझे आप इजाजत दें। आज गिनती पर भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही कि हमें हुकूमत से इख्तिलाफ है। नाजरीन, आज ईवान के अंदर थे राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं और नून लीग के पंजाब के सदर भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब बातचीत हुई तो मुर्तजा जावेद अब्बासी भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्होंने कहा था कि अपोजिशन के पास नंबर्स हैं, तो फिर नंबर गेम आज उल्टी कैसे हो गई? कैसे आपके पास 203 थे और हुकूमत के पास 221? देखें, जो यानी नंबर है गवर्नमेंट के अलाइज का और गवर्नमेंट का, वो नंबर तो इसी के लगभग है, कोई 219 के लगभग है वो। और जो हमारा नंबर है वो 213 है और ये यानी कोई 8 वोट का जो है वो फर्क है। अब इसमें यह है कि हमारी जो नंबर जो है वो आज अल्लाह के फजल से पूरा था। आज मुस्लिम लीग नून के MNAs और सेनेटर्स 100% जो है वो हाजिरी थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी 100% हाजिरी थी, मासवाए उन लोगों के 4 के कि जो वैलिड रीजंस हैं, यूसुफ तालपुर साहब, नवीद कमर साहब और मेंद्रो साहब जो है, सिकंदर मेंद्रो साहब जो सेनेटर हैं, वो वाकई जेन्युइनली वो जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं और जो है वो बीमार हैं। इसी तरह से दूसरी जमातों की भी जो है वो मासवाए एक आध मेंबर के जो है वो बाकी हमारी हाजिरी जो है वो पूरी थी। इनके जो है वो इनकी तादाद जो है वो नहीं थी जो इन्होंने काउंट की है। इन्होंने काउंट तो की ना कि हमारे 221 के 221 हाजिर हैं, हालांकि इनके उस वक्त जो है वो जो हमने कैलकुलेट किया कुछ 210 के करीब इनकी जो है वो तादाद थी। इन्होंने गलत काउंट करवाया और गलत फिगर जो है वो स्पीकर ने अनाउंस की। जब फिर दूसरी मरतबा हमारे एतराज के ऊपर काउंट शुरू हुआ तो हमने फिर उस टीम के साथ काउंट करना शुरू किया और एक मरहले पे जब एक लाइन में 13 लोगों को हमने गिना, उसके बाद दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में, तो इतने में जो पहली लाइन जहां पे 13 खड़े थे वहां से जो है वो 3 लोग चले और वो आके जो है वो छठी लाइन में खड़े हो गए ताकि दोबारा काउंट हो जाए। तो ये इस किस्म की इन्होंने जो है वो उस वक्त धांधली या जो है वो
इन्होंने फाउल प्ले किया है। उसके बाद फिर इसके ऊपर हमने स्पीकर से बात की। स्पीकर साहब वो आपके इल्म में है कि वो किस कदर मजबूर हैं और वो किस कदर जो है वो गैर जानबदार हैं। तो उसके बाद फिर अपोजिशन ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया एक स्पेसिफिक टाइम तक, और उसके बाद जो है वो अपोजिशन ने जो है वो फिर वॉकआउट कर दिया। उसके बाद ये लगे रहे हैं, पता नहीं इन्होंने 30 पास करवाए हैं, 40 करवाए हैं, और कौन कौन से जो है वो बिल इन्होंने करवाए हैं। लेकिन मामला ये है कि जो इलेक्शन रूल्स हैं, ये ऐसे रूल्स या ऐसा लॉ है इलेक्शन से मुतल्लिका कि इसके ऊपर जब तक कंसेंसस ना हो उस वक्त तक ये लेजिस्लेशन जो है इलेक्शन से मुतल्लिक और खासतौर पे एहतसाब से मुतल्लिक, तो वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। अब ये इलेक्शन जो है इन्होंने इसको आज ही आने वाला जो इलेक्शन है वो कब होता है उसको इन्होंने मुतनाज़ा कर दिया है। उसके ऊपर कोई जो है वो इत्मीनान नहीं करेगा। और ये जो इन्होंने ईवीएम मशीन का जो कानूनी चाराजोई करेंगे, अदालत में जाएंगे? जी, हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे और हम जो है वो सियासी जदोजहद भी करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, सड़क पर भी करेंगे। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा ये जदोजहद और ये एहतजाज जो है ये बढ़ता चला जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये अगर इन्होंने अपनी इस हठधर्मी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो इसके बड़े जो है वो सीरियस नतीजे जो है वो निकलेंगे। और ये जो है ये ईवीएम मशीन जो है इसके मुतल्लक बहुत सारे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है जो कि गैर जानबदार हैं, जिनका कोई अपोजिशन तल्लक नहीं है। जैसे पिलडैट है, वो एक इंडिपेंडेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्लियामेंट में। उस पे राणा साहब मैं आती हूँ, मगर देखिए क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ प्लान थे, आप लोगों ने कुछ मंसूबा बनाया हुआ था, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अच्छा, मगर जो आपने कुछ प्लान्स बनाए हुए थे कि जी हम नो कॉन्फिडेंस मोशंस लेके आएंगे, आपने कहा कि सेनेट के अंदर लेके आएंगे, नेशनल असेंबली के अंदर लेके आएंगे, पंजाब के अंदर लेके आएंगे। आज जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की और जिस तरह उन्होंने अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा किया है, इकट्ठा रखा है, तो आप समझते हैं कि ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा धचका है? अब तो जो प्लान था आपका कि जी तहरीक अदम एतमाद का, उसको शेल्फ करना पड़ेगा कुछ देर के लिए? नहीं, देखें, हमारा इसमें जो है वो जो मौजूद हालात थे उसके मुताबिक हमारी कैलकुलेशन थी, उसमें कोई प्लानिंग वाली बात नहीं थी, कैलकुलेशन थी। 30 के करीब ऐसे मेंबर्स पीटीआई के हैं जो आने को तैयार नहीं थे, जो वोट देने को तैयार नहीं थे। इत्तेहादी जो हैं ये वोट देने को तैयार नहीं थे। इत्तेहादियों को उन्होंने 1-1 अरब रुपया फी मेंबर जो है उनको जो है वो डेवलपमेंट फंड दिया है। उनके जो काम पिछले 3 साल में नहीं हो सके वो सारे जो है वो उनसे वादा किया है, जो कि हमारा अंदाजा है कि वो हो अब भी नहीं सकेगा। और फिर ये महीने बाद 2 महीने बाद यही तमाशा जो है उनके दरमियान दोबारा होगा। जो पीटीआई के मेंबर्स थे वो हमारे साथ राब्ते में थे और उस राब्ते की बुनियाद के ऊपर हमारी कैलकुलेशन थी। उनको जबरदस्ती लाया गया है, बाज को तो बकायदा कौन जबरदस्ती लाया है? फोर्स उनके घरों से उठाया गया है। बस वो ही कुव्वतें जबरदस्ती लाई हैं जिन्होंने इनको बैठाया हुआ है, जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया और अब जो है उस तसल्लत को जो है वो जारी रखे हुए हैं और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया है। गरीब आदमी को इन्होंने जो है वो उसका जीना इन्होंने नामुमकिन कर दिया है जी। तो ये सारी चीजें जो है आखिर इनका मगर राणा साहब देखिए, आप भी कह रहे हैं, आप भी ये बात कर रहे हैं और शायद साहब भी ये बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कल हमारे प्रोग्राम में ये कह दिया कि उनको कॉल आ गई है इत्तेहादियों की और अब वो हुकूमत के साथ ही जो है वोट करेंगे। नहीं, वो खुद लोग कह रहे हैं, मामला जो है इत्तेहादी सुन लेना, इत्तेहादी जो है वो बिल्कुल खुद कह रहे थे कि जी हमें अगर उधर से कॉल ना आई तो हम इस मर्तबा जो है वो बिल्कुल इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी है, इन्होंने अवाम का जीना हराम कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर काल मगर अब तो आपको लग रहा है इनकी आज जो परफॉर्मेंस रही है कि जी 2 साल पूरे होंगे, राणा साहब 2 साल पूरे करेंगे ये?
नहीं, ये 2 साल नहीं, मेरा ख्याल है इनके 2 माह भी पूरे नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि अगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस होता तो हम अपोजिशन के साथ जो इन्होंने कंसेंसस पैदा करने और अपोजिशन के साथ जो इन्होंने जो है वो बातचीत करने का प्रोग्राम बनाया था तो ये कर लेते ना बात। ये 1 हफ्ता और डिले कर लेते, 2 हफ्ते बाद जो है वो इजलास बुला लेते। हो सकता था कि बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय हो जाता। तो मामला ये है कि इनका तो हाल तो ये है ना कि ये इसी हफ्ते में करना चाहते थे, बाद में इनको पता था कि ये शायद हमारे लिए मुमकिन न रहे। तो देयर आर सो मैनी इफ एंड बट्स। आप अपने लिए जो वादे किए हैं वो किस तरह से क्रिएट करेंगे? देखें जी, हमारी जदोजहद है, हम उस जदोजहद से पीछे तो नहीं हटेंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। इस मुल्क में जो है वो सियासी मुदाफ़ा है कि जब तक ये नहीं किया जाएगा ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इसमें सारे तजर्बे जो हैं वो 74 सालों में हो गए हैं, कोई तजर्बा जो है वो कामयाब नहीं हुआ। ये सिलेक्टेड को बिठाने वाला तजर्बा भी जो है वो भी नाकाम हो गया। तो अब और फिर किधर को जाना है? अब और नया कौन सा तजर्बा करना है? बाकी सारे तजर्बे तो हो चुके हैं। नए तजर्बे राना साहब, नए तजर्बे होते रहते हैं। अगर ये मुल्क को चलाना है तो फिर इस तरफ आना होगा। आप क्योंकि रह चुके हैं वजीर कानून पंजाब के, मामलात को, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब जो है टीएलपी के कुछ जो वर्कर्स हैं उनको 4th शेड्यूल में डाला गया, मगर फिर उनको अब छोड़ा गया है, बड़े तादाद के ऊपर छोड़ा गया है और अगले इलेक्शन की तैयारी भी हो रही है। मेन स्ट्रीमिंग कर दी गई है उनकी, अगला इलेक्शन वो लड़ेंगे। शायद ये भी है कि जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो। इस मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या बात है कि आपकी पार्टी ने इसके ऊपर कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया, सिर्फ ये कह दिया कि मामला पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए? नहीं, देखें, इसमें जो किरदार टीएलपी के मामले पे उस वक्त की अपोजिशन का था, जो आज हुकूमत है, उस किरदार को हमने उस वक्त भी कंडेम किया था और हमने कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं ये आप इस मुल्क को जो है वो ऐसी जो है वो दलदल में धकेल देंगे कि ये गवर्नेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे फिर कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज जो है वो नहीं रहेगी और आज यही हाल है। अब कोई गवर्नेंस लेवल की या कोई आप क्या समझते हैं? आप कहीं पे मौजूद है? आप एक सीनियर सियासतदान है, क्या टीएलपी को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए? क्या सियासत में मेन स्ट्रीम में आना चाहिए? क्या 4th शेड्यूल से लोगों को इस तरीके से छोड़ना चाहिए जिस तरीके से एक एग्रीमेंट के तहत छोड़ा गया? नहीं, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि टीएलपी को बनाने की क्या जरूरत थी। तो अब जब बना ली थी तो फिर उसके बाद जो है ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? जब नवंबर 2020 में उन्होंने ये इनके साथ मुआहदा किया था कि जी आप जो है वो एक करारदाद जो है वो पेश कर दें असेंबली में, असेंबली उसे रिजेक्ट कर देगी, हम तस्लीम कर लेंगे, अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर हमारे मुतालबे के ऊपर आप फ्रांस के सफीर को जो है वो निकालें यहाँ से और इस बात के ऊपर जो हमारा एहतजाज है उसको आगे बढ़ाएं। इन्होंने बाकायदा मुआहदा किया, 2 मिनिस्टर्स ने बाकायदा दस्तखत किए और उसके बाद 6 महीने जो है वो उन्होंने कुछ नहीं किया। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और राना सनाउल्लाह साहब ये सवाल उठा रहे थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को बनाने की क्या जरूरत थी और ये भी बता रहे थे कि जो अपोजिशन है वो ईवीएम का जो एक आज बिल पास हुआ है उसके खिलाफ अदालत से रजू करेंगे और कानूनी चाराजोई है वो शुरू करेंगे। तो मामला नाजरीन अभी तक जो है हल नहीं हुए हैं। ईवीएम का बिल तो पास हो गया है मगर ये अब अदालतों में चैलेंज होगा। नाजरीन इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात का मौकफ जो है आज की डेवलपमेंट्स के ऊपर आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में मर्दमशुमारी के हवाले से भी अहम बात हुई और जो सवाल उठाया गया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर जनाब ताज हैदर साहब ने उठाया, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप सेनेट की कमेटी बराए पार्लियामानी अफेयर्स के चेयरपर्सन भी हैं। ताज साहब, आज इतनी भारी भरकम में
ایک ہی وقت کے اندر 30 سے زائد بل جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں. سینسس کے اوپر بھی، مردم شماری کے اوپر بھی بات ہوئی، جس کے اوپر اگر ناظرین کو بتائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور جماعت اسلامی کو بہت سارے تحفظات ہیں. MQM اور جماعت اسلامی نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینسس کے ریزلٹس ہیں سندھ میں مردم شماری کے، وہ غلط ہیں. تو تاج حیدر صاحب، آج کیا یقین دہانی کرائی ہے حکومت نے آپ کو اس حوالے سے؟ نہ صرف سندھ میں ہے بلکہ بلوچستان میں اور فاٹا کے جو علاقے ہیں ان کی بھی شکایت ہے کہ ہماری صحیح ریکارڈنگ نہیں کی گئی ہے. اور یہ مسئلہ جس وقت 24ویں ترمیم آ رہی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے، تو اس وقت یہ مسئلہ اٹھا تھا 2017 کے سینسس کے درست ہونے کا، اور تمام پارٹیوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہوئے. پھر تمام پارٹیوں کے جو پارلیمانی سربراہ تھے انہوں نے سینٹ کے اندر ایک ایگریمنٹ کیا کہ ان کو درست کیا جائے اور درست کرنے کا طریقہ کار بھی رکھا. اصل میں جو طریقہ تھا گننے کا وہ غلط تھا، اور اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کسی اور صوبے سے آئے ہیں تو آپ کو آپ کی رہائش کے صوبے میں نہیں گنا جاتا، بلکہ جس صوبے سے آپ آئے ہیں وہاں آپ کو گنا جاتا ہے. اب سندھ میں یہ مسئلہ اور اس لیے اتنا بڑھ گیا کہ سندھ میں بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی ہے کہ جو معاشی ضرورت کے تحت سندھ میں نقل مکانی کر کے آئے ہیں اور 30 40 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. اب اگر ان کو گنا جائے ان صوبوں کے اندر کہ جہاں سے وہ آئے ہیں تو یہ ڈیجورے طریقہ کہلاتا ہے. ہم ڈیفیکٹو طریقے سے چاہ رہے تھے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں گنا جائے، اور کوئی 30% ہماری آبادی جو تھی وہ کم آئی اعداد و شمار میں. اس کی وجہ سے ہماری نیشنل اسمبلی میں سیٹیں بھی کم ہوتی ہیں. پھر جو ہمیں ٹرانسفر ہوتا ہے، نہیں وہ آپ کی بات سمجھ گئی، مگر اب جو الیکشن ہونے والے ہیں، عام انتخابات 2 سال کے بعد جب ہوں گے، تو کیا حکومت جو ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ جی 5% آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بلاکس بنا دیں گے اور اس کے اوپر پھر سے مردم شماری ہوگی، کیا حکومت اس بات پہ آمادہ ہو گئی ہے اور یہ کب ہوگا؟ نہیں، یہ 5% کا مسئلہ تو اس وقت تھا 2017 کے اندر. اب جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے مردم شماری کی جائے اور ڈیفیکٹو طریقے سے کی جائے، یعنی یہ کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہیں شمار کیا جائے. تو اس کے لیے فنڈز بھی تو مختص کیے جائیں گے کہ نہیں؟ اس لیے چونکہ حکومت بار بار کہتی ہے کہ جی اس وقت ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی حکومت سے؟ دیکھیں نا، 150 ارب وہ ان EVM پہ خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ کہ اگر 20-22 ارب اس پہ کر رہے ہیں خرچ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ ایک بالکل غیر ضروری اخراجات جس کی وجہ سے اتنے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کنٹروورشل معاملہ ہے، اس پہ وہ 150 ارب خرچ کرنے کو تیار ہے. تو یہ کہ جہاں بھی قانونی آئینی ضرورت ہو اور جہاں بھی عوام کے حقوق کا معاملہ ہو، اس میں اخراجات تو ہوتے ہیں اور اخراجات کرنے چاہیے. جہاں فضول خرچی ہے وہاں 100 روپے بھی غلط ہے. دوسرا ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا جو ANP نے بھی اٹھایا، پھر محسن داور نے بھی نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا آپ کے ایک کولیگ ہیں، ایک ارکان اسمبلی ہیں جو کافی عرصے سے اس وقت جیل کے اندر ہیں، مگر ان کے پروٹیکشن آرڈرز جو ہیں وہ جاری نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے لیڈران کے لیے تو اکٹھے ہو کے پروڈکشن آرڈرز مانگتی ہیں، جس طرح خورشید شاہ صاحب کے لیے بھی مانگے جاتے، مگر کیا وجہ ہے کہ علی وزیر کے لیے کوئی کسی قسم کی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہوتی، کوئی شور نہیں مچایا جاتا؟ دیکھیے، یہ علی وزیر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس تمام حلقہ انتخاب کا معاملہ ہے کہ جس نے علی وزیر کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے وہاں پہ. یعنی جب بھی آپ کسی منتخب ممبر کو اسمبلی میں حاضری کی اجازت نہیں دیتے تو ایک طریقے سے وہ تمام علاقہ جہاں سے وہ منتخب ہو کے آیا ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے،
آپ کہتے ہیں علی وزیر نے کوئی جرم کیا ہے، ان کا کیا جرم ہے کہ جنہوں نے اس کو منتخب کیا اور جن کی کہ اب نمائندگی نہیں ہو رہی؟ تو یہ بالکل ایک اصولی مسئلہ ہے جو کہ عوام کا مسئلہ ہے، اور پروٹیکشن آرڈر ہر ممبر کا حق ہے. اور جہاں تک آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری پارٹی تو مسلسل یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ جو لوگ بھی منتخب نمائندے جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہے، وہ ان کو کمیٹی کی میٹنگ ہو یا اجلاس ہو، اس کے اندر بلایا جائے. جی تاج صاحب، سینٹ کے اندر آپ کافی عرصے سے رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، پہلی دفعہ تو آپ سینیٹر نہیں بنے ہیں، مگر آج جو بلز پاس ہوئے ہیں شاید یہ سینٹ سے نہ پاس ہوتے اگر مشترکہ اجلاس نہ بلایا جاتا. تو جو طور طریقہ اپنایا گیا ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی چونکہ اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں ہمارے سے بات چیت نہیں کر رہی تھیں، ہمارے سے مشاورت نہیں کر رہی تھیں، اس لیے ہمیں یہ جو مشترکہ اجلاس ہے بلانا پڑا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا صرف حکومت کی ہی غلطی ہے کہ مشاورت سے معاملات نہیں چل رہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں ہیں جو شاید مذاکرات کرنے پہ نہیں آنا چاہتی یا مشاورت کرنے پہ نہیں آمادہ ہوتی؟ نہیں، دیکھیے ایک آئینی طریقہ ہے کہ وہ بل کمیٹی کے اندر جاتا ہے، اور اس کمیٹی میں ظاہر ہے کہ تمام جماعتیں موجود ہوتی ہیں، اور اس پہ تفصیلی اور قانون پاس بھی ایسے ہونا چاہیے کہ اس پہ تفصیلی غور و خوض کیا جائے، اور اس کے بعد کوئی مشترکہ چیز جو ہے وہ آتی ہے، یا بعض اوقات نہیں آتی تو پھر وہ ہاؤس کے سامنے چلی جاتی ہے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے، یہ 90 دن تک سینٹ نے پاس نہیں کیے وہ بل، تو 73 دن تو سینٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. یہ بدنیتی ہے کہ آپ صرف اور الیکٹورل ریفارمز کے بل کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے 73 دن جو ہے سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا، اور جب وہ 90 دن کی مدت گزر گئی تب آپ نے بلایا، اور باقی کوئی 20 بل اس لپیٹ میں آ گئے کہ ان کی بھی وہ کیونکہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا، وہ مدت جو تھی وہ 90 دن کی گزر گئی. میں آپ سے کیا عرض کروں، ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے اور اس میں ہم اتفاق رائے سے کام کر رہے تھے. آخری دن آ کے جس وقت کے ای وی ایم پہ اتفاق رائے کرنا تھا، وہ تمام ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اور یہ تمام، اور جو کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ سینٹ کے اندر رکھی نہیں جا رہی. روز 4-5 رپورٹیں کمیٹیوں کی آتی ہیں، ہماری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سینٹ کے اندر رکھی نہیں جا رہی. تو اب پتہ نہیں کیا خطرہ ہے مجھ جیسے ایک مسکین آدمی سے کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا. بہت بہت شکریہ جناب. میرا خیال ہے کوئی خطرہ حکومت کو آپ کے سے نہیں ہے. بہرحال آج تو حکومت نے جو ہے اپنی جو ہے کارکردگی دکھائی ہے، ایک بڑے نمبر کے اندر انہوں نے بلز پاس کیے ہیں، اکثریت سے کیے ہیں. تاج حیدر صاحب بہت بہت شکریہ. مردم شماری کے حوالے سے بھی آپ نے آج جو سوال کیا اس کے اوپر آپ نے بتایا کہ کیسے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہونے والے اس سے پہلے پھر سے کئی علاقوں کے اندر مردم شماری ہوگی، اور یہ ڈیمانڈ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، MQM کی اور جماعت اسلامی کی. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر حکومتی موقف لیتے. ویلکم بیک ناظرین. پارلیمنٹ کا جو آج مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر سپاٹ لائٹ ہے. ہمارے ساتھ حکومتی موقف دینے کے لیے تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید، جو سینٹ کمیٹی کے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے چیئرپرسن ہے. بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے سینیٹر صاحب، آج آپ کو ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ دیکھا تو یہ امید لگائی ہوئی تھی لوگوں نے کہ جی آج وزیر اعظم خطاب کریں گے مشترکہ اجلاس سے. کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج خطاب نہیں کیا؟ نہیں، اتنا لمبا سیشن، 70 ایجنڈا آئٹمز تھے، اور پھر امینڈمنٹس کے اوپر ووٹنگ، ایز نوز، سو بہت ٹائم لگ گیا. تو اس قدر ٹائم لگ گیا کہ اسپیچز نہیں ہو سکی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسپیچ جو ہے پرائم منسٹر بہت قریب کرنے لگے ہیں، اور اس پوری چیز کو ہم سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک اسٹرگل ہے عمران خان صاحب کی
یہ بڑی جدوجہد ہے اور یہ بہت پرانی جدوجہد ہے جو بالآخر جو ہے جس میں کامیابی ان کو ملی. ایک تو ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور دوسرا اوورسیز کو جو ووٹنگ کا حق دینا ہے. تو یہ بھی ان کا وعدہ تھا ان سے اور انہوں نے پورا کر کے دکھایا. تو اس پوری چیز کو ہم سیلیبریٹ کریں بالخصوص یہ دو بلز کو. جی جو آپ نے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جو بل آج پاس کیا ہے، اوورسیز پاکستانیز اب انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے ووٹنگ کر سکیں گے، مگر ای وی ایم کی طرف اگر دیکھیں تو ای وی ایم کے حوالے سے شبلی فراز صاحب، فواد چودھری صاحب بار بار آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہتے رہے ہیں کہ کیونکہ وہ انٹرنیٹ ادھر نہیں استعمال ہوتا تو اس کو بگ کرنا بڑا مشکل ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ای وی ایم کے اندر تو آپ دلائل دیتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ نہیں استعمال ہوتا تبھی ای وی ایم سیف ہے، مگر جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ پھر کیسے سیف ہو گیا؟ جی ہاں بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک چیز تو پہلی والی تو آپ نے مان لی کہ ای وی ایم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں بھی باہر سے کنیکٹیویٹی نہیں ہے. وہ کیلکولیٹر وہ میں نے نہیں مانی، وہ بقول آپ کے وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیف ہے چونکہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں مانی، کہیں آپ غلط نہ ہو جائے، آپ نے نہیں مانی، لیکن منیزے آپ دوسرا جو آپ کا چیز ہے اس پہ آ جاتے ہیں. یہ جو ای ووٹنگ ہے، اب دیکھیں جو بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں آن لائن، ای بینکنگ بہت اب کامن بات ہے، آپ بھی یوز کرتی ہوں گی. تو اس میں ویریفیکیشن ایک کوڈ ہوتا ہے جس کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے ہیں، اور جو یوزر ہے اسی کے پاس وہ آتا ہے. It comes on your phone as a message, you enter it, so there are پورا ایک میکنزم ہے. تو اس میں کوئی دھاندلی کا امکان ہے ہی نہیں. سو ای ووٹنگ بھی اسی میتھڈ کے مطابق ہوگی، تو اس میں اس چیز کی شیورٹی ہوگی کہ کسی قسم کی کوئی بھی بیچ میں مداخلت نہیں ہو سکے گی. جی اچھا، مگر اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم ای وی ایم جو ہے ایول اینڈ ویشیس مشین کا نام جو ہے شہباز شریف صاحب نے اس کو دیا ہے. انہوں نے خط بھی لکھا اسپیکر کو کہ جی مشاورت کے ساتھ جو ہے یہ الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جو بلز ہیں ان کو پاس ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح محسن داور صاحب نے کہا کہ چونکہ پورے ملک کا یہ وعدہ ہے اور آپ بالخصوص آپ کی پارٹی 126 دن کا دھرنا دیتی رہی اور کہا کہ جی صاف و شفاف الیکشنز ہونے چاہیے، تو کیا حرج تھا اگر آج پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث ہو جاتی اور مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا. چونکہ اب جو ای وی ایم مشین کے ساتھ الیکشنز ہوں گے اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ دھاندلی شدہ ہوں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آلریڈی متنازع ہو گئے. جی ہاں، پی ایم ایل این نے 2017 میں الیکشن ایکٹ لے کر کے آئے، ان کی گورنمنٹ تھی، اور وہ اس کے اندر ای وی ایم کا مطلب ایول مشین نہیں لکھا ہوا، وہ آج چینج ہو گیا ہے. اور اس 2017 ایکٹ کے اندر بھی ای وی ایم ہے، اور اس میں تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے پائلٹ پروجیکٹس کرنے ہیں اور رپورٹ بیک کرنا ہے ٹو دا پارلیمنٹ. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب جو انہوں نے کیا کدھر کیا؟ تو پھر آج الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 32 اعتراضات اٹھائے، انہوں نے 32 اعتراضات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ یہ مہنگا ہے، انہوں نے کہا جن ملکوں کے اندر استعمال ہوا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا، ان کی باقاعدہ رپورٹ ہے. تو اسی لیے نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ اپوزیشن کا یہ پائلٹ پروجیکٹس کی رپورٹ نہیں آئی ہے. What I'm trying to say is that قانون کیا کہتا ہے، اور یہ قانون بنایا ہے پی ایم ایل این نے، جس میں ہم نے پی ٹی آئی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور باقی پارٹیز نے بھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں. اور آج ای وی ایم کا مطلب ایول مشین کیسے ہو گیا، یہ میرا بنیادی سوال تھا. دوسری چیز، اپوزیشن مشاورت کی بات کرتی ہے. 1.5 سال کیا منی سے 1.5 سال سے ہم انہیں کہہ رہے ہیں آئے بتائیں کون سا بٹن خراب ہے، بتاتے نہیں ہیں. صرف یہ پرابلم ہے کہ عمران خان، مگر آج تو موقع تھا نا فیصل صاحب، سینیٹر صاحب، آج تو موقع تھا کہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ اس
बिल के ऊपर बहस हो सकती है, तो क्यों नहीं आपने इस नेशनल असेंबली के अंदर जब सब देख रहे थे और मुश्तरका इजलास था, एक बहस की इजाजत दे दी? जी दी है, बिल्कुल इजाजत दी है। इजलास वोटिंग से शुरू ही नहीं हो, पूरी लंबी तकरीर जितनी उन्होंने चाही तकरीर की, शहबाज शरीफ ने, बिलावल ने और मौलाना साहब की पार्टी ने भी, तमाम पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन, जिसका दिल चाह रहा था बहस कर रहा था, ने कहा ओपन। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारी तरफ से बहस की, बाकी उनकी तरफ से तमाम लोगों ने तकरीरें की, फिर बाद में जाके वोटिंग। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आपने मुश्तरका इजलास भी बुलवाया और स्पीकर को जो उन्होंने खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि जी आपने हमें कुछ घंटे ही दिए थे कि आपने ये इजलास 16 घंटे दिए और 16 घंटे के नोटिस के ऊपर आपने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुला ली। उन्होंने कहा कि क्या ये कंसेंसस ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, क्या आप इसे बेहतर नहीं कर सकते? ये सवाल उठाया गया और आज ये भी कहा गया कि जो स्पीकर का जो ओहदा है, जिनकी जो आपकी पार्टी से मुंसलिक हैं, वो गैर जानिबदार है और गैर जानिबदार होना चाहिए उन्होंने कहा, और वो अब कंट्रोवर्शियल हो गया है। जी हाँ, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उजलत में इजलास कत्तन नहीं आया। हमने पहले एक तारीख रखी थी, फिर हमने मौखर कर दिया इसको, इनके पास काफी टाइम था। हमने मौखर इसीलिए किया कि हम मजीद चाह रहे थे कि अगर इनकी कोई इनपुट है तो वो आ जाए, लेकिन उनकी कोई इनपुट नहीं आई। हम आखिर वक्त तक उन्हें कहते रहे कोई इनपुट दे देना। एक चीज कैसे गलत हो सकती है जो आप खुद कर चुके हैं 2017 में, आप उसको कैसे गलत कह सकते हैं? और अगर कह सकते हैं तो बताएं अमेंडमेंट्स क्या करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बताएं कौन सी अमेंडमेंट्स करनी है, बताएं। नहीं पता, बस कहते करें ना, ये तो नहीं होता। अब कंसेंसस पैदा करने के लिए अपोजिशन को एक तामीरी किरदार अदा करता है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ये वो या ओवरसीज को हक मिले। तो ये उनकी सारी, उन्होंने कहना ये बातें करनी है। दूसरी चीज जो आपने कहा स्पीकर वाली बात की, देखें कभी तो ये ख्याल आता है कि उस कदर में हमें ये गिला होता है, आज भी मैंने गिला किया स्पीकर साहब से कि वाज बायस नॉट टुवर्ड्स अस बट टुवर्ड्स ऑपोजिशन। उनको ज्यादा मौके दे रहे थे और हम लोग बस बटन ही दबाते रह गए। हमें तो स्पीकर साहब ने नहीं दिया मौका, तो मैंने ये गिला भी किया उनसे कि आप क्यों कर रहे हैं कि आप उनकी पार्टी को भी चांस थे, पीटीआई को भी, लेकिन सारा जान पोजीशन की तो मेरा भी गिला बनता है। असद कैसे था? देखिए, ऑपोजिशन ने कहा है कि वो आपके खिलाफ अब अदालतों के अंदर जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा आपने मुश्तरका इजलास के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए, तो आगे जाके भी मामला जो है मजीद हल होंगे, जो है सुलझे हुए नजर नहीं आ रहे, मजीद उलझे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या जो गवर्नमेंट है, क्या आपका ये कोशिश होगी कि मामलात को अब मजीद आगे जो है सुलझाएं, और वो कैसे करेंगे आप? क्या मुशावरती अमल फिर से शुरू करेंगे? आपका कोई इंटेंशन है? देखिए, एक चीज अपोजिशन को रियलाइज करनी चाहिए कि मिल बैठकर बातचीत से मामलात को हल करना चाहिए। आज जो एजेंडा नंबर 2 था इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, वो हमने वापस ले लिया, विथड्रॉ किया, और उस पर हम अपोजिशन के साथ मजीद बैठेंगे और उस पर बातचीत होगी। और भी कई कानून साजी आने वाली है जिसपे हम चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो बैठे। यूनानिमसली कुछ बिल अप्रूव हुए हैं सेनेट से अभी रिसेंटली, और उसमें भी अपोजिशन के साथ हम बैठे, बातचीत हुई, तो वो मामला तो चलते रहेंगे। जहां पे वो स्टेंस बनाते हैं इत्तेहादियों के ऊपर आए फैसल साहब, जो कल भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमारे प्रोग्राम पे कहा कि जी कॉल्स आ जाती हैं, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो नाराज हैं आपसे, बल्कि उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मेरे ही प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बरमला जो है नाराजगी का इजहार भी किया। तो फिर उनको वो कहते हैं कॉल्स आ जाती हैं, कॉल्स आने के बाद वो आपके साथ उनके मामला ठीक हो जाते हैं। तो जो इत्तेहादी हैं आपके, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो तो खुल के कह रहे हैं कि आप उनके साथ भी मुशावरत नहीं करते। देखिए, सियासत में तो मुशावरत होती है और हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस तो पार्टी के अंदर भी होती हैं, और अगर दूसरी पार्टी में है तो रिजर्वेशंस बिल्कुल होती हैं। हमने हमेशा से देखा
इस तरह से वो डिबेट का हिस्सा कभी भी नहीं बनी, लेकिन बननी चाहिए पीटीआई की हुकूमत में, क्योंकि पीटीआई की एक एक चीज को बहुत बारीक बीनी से देखा जाता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि हम दावेदार हैं तब्दीली के। और इसलिए आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल सियासत के तनाजुर में देखें तो इस किस्म के छोटे मोटे मामला तो चलते रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप सबने वोट किया और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि सब पीटीआई हुकूमत के साथ खड़े हों। जी, आखिरी सवाल आपसे, इसलिए चूंकि आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के चेयरपर्सन हैं सेनेट के अंदर, तो हाल ही में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो असद उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर पीडीएम के सहूलतकार बैठे हुए हैं, उसको कंडेम किया। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या जेब देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स जो हैं मीडिया को इस तरीके से टारगेट करें? आप मुझे मरीज़े सिर्फ ये बताएं कि आप समझती हैं, क्योंकि आप बहुत सीनियर मैं कहूँगा जर्नलिस्ट हैं और एक अरसे से आप जर्नलिज्म के अंदर हैं, आप मुझे बताएं कि क्या सब अच्छा है? 100% सब बिल्कुल ही कमाल लोग हैं? ये तो सवाल मैंने आपसे किया था, इसलिए चूंकि आज आप हुक्मरान जमात हैं और मीडिया के खिलाफ तो हर हुक्मरान जमात ने हमेशा यही कहा है कि ऑपोजिशन के सहूलतकार हैं। जो भी मामलात आते हैं तो अब ये चूंकि आप सेनेट की जी, चूंकि आपने आजादी इजहार राय को एज सेनेट का चेयरपर्सन आप उसको देखते हैं, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या जेब देता है कि आपके सीनियर लीडर्स इस किस्म की स्टेटमेंट्स दें? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने किस तनाजुर में दी है, लेकिन उन्होंने क्या कहा मेरा ख्याल है उनका जो स्काइप का जो कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है, मगर बड़े तहम्मुल से सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि वो मुशावरत के साथ ही ऑपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि आज जो बड़ी तादाद के अंदर बिल्स पास हुए हैं वो उसको जल्द ही सेलिब्रेट करेंगे। उनकी एक बहुत अहम जो है विक्ट्री है। नाज़रीन, मुनीज़े जहांगीर को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।